नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस एफओ का जो हमारा बैच है, इसमें एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 3 की बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक बार अच्छे से तैयारी करने को मिल जाए, बीएससी एग्रीकल्चर में आपने जितने सब्जेक्ट पढ़ रखे होंगे या आप पढ़ रहे होंगे अगर बीएससी एग्रीकल्चर में होंगे, तो अगर आप चाहते हो कि जितने भी सब्जेक्ट आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़े थे जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, ये आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे से पढ़ा दिया जाए, जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एग्रीकल्चर आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, अगर उसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जा रहा है और एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट उसमें आ रहा है उस एग्जाम में, तो आपका जो ये कोर्स होने वाला है ये बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे इन सभी वीडियोस की, इन सभी सब्जेक्ट्स की। उसके साथ साथ आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो पीडीएफ फॉर्म में होंगे। आप चाहो तो उनको प्रिंट भी करवा सकते हो। अच्छे से फिगर से हाईलाइट करके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बताया गया है, टेबल है, याद करने की जो ट्रिक्स हैं उनके हिसाब से अच्छे तरीके से बनाया गया है ये नोटबुक। ये बिल्कुल आपकी किताब जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये नोटबुक बहुत ही हाई क्वालिटी का और अच्छे तरीके से बनाया गया है। अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हो मात्र 1,000 रुपए में, पूरा 1 साल का कोर्स है ये, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये 2 ही 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, पूरे के पूरे 1 साल चलेगा। और 1 साल में आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1,000 रुपए का पेमेंट करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। इसके साथ इस कोर्स से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी अगर वो आपको चाहिए, तो आप अधिक जानकारी के लिए मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे पास मैसेज भी कर सकते हो, जिससे आपको कोर्स से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे पास कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो सबसे पहला क्या बोल रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि पिछले लेक्चर में और सब पहले वाले लेक्चर में भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर। आज हम लोग क्रॉप की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो भी किस पे, स्पेशल पर्पज पे, यानी कि टाइप ऑफ जो क्रॉप्स होती हैं उनके हिसाब से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी क्रॉप कैसी होती है। ठीक, इसको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है क्योंकि इससे रिलेटेड के जो क्वेश्चंस है वो आपके आईबीपीएस एफओ में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में, ओ सॉरी, आईबीपीएस एफओ में पूछे जाता है। जैसे एवेन्यू क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है या एरोमेटिक क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है, एलो क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आईबीपीएस एफओ में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बात करते हैं इसमें, जो सबसे पहला हमारा है वो है एरेबल क्रॉप। एरेबल क्रॉप क्या होता है अगर हम इसकी बात करें, क्रॉप कल्टिवेटेड ऑन प्लाउड लैंड, एनुअल क्रॉप इंक्लूडिंग सीरियल, रूट क्रॉप, टोबैको, शुगर केन, मेज एंड पोटैटो। एरेबल क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी कल्टीवेशन के लिए हमको सॉयल प्रिपरेशन की जरूरत होती है। ठीक, सॉयल प्रिपरेशन की जरूरत होती है, जिसको हम किससे करते हैं, जिसको हम करते हैं टिलेज की मदद से, यानी कि टिलेज इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना टिलेज के हम एरेबल क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते। आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे, कोई भी रूट क्रॉप हो, कोई भी टोबैको हो, शुगर केन हो, मेज हो, पोटैटो हो, या सीरियल की क्रॉप्स हो जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनकी बुआई हम तब तक नहीं कर सकते जब तक अपने खेत को एक बार अच्छे से जुताई करके भुरभुरी न कर लें, तब तक हम इसकी बुआई नहीं कर सकते। तो ऐसी क्रॉप्स क्या कहलाती हैं, एरेबल क्रॉप कहलाती हैं। आगे बात करते हैं एरोमेटिक क्रॉप्स के। ये एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैंने दे दिया उसको नहीं समझ लेना है कि ये एरेबल क्रॉप का एग्जाम्पल, ऐसा नहीं। मिट्टी में अगर जुताई करके तब बुआई करनी है तो वो आपका एरेबल क्रॉप के अंतर्गत ही आता है। एरोमेटिक क्रॉप क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ओडोरी फ्यूरियस या फिर वोलेटाइल सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे कि ऑयल, गम एक्सेट्रा, जो कि ये इनके लकड़ी का पार्ट हो सकता है, छिलके का पार्ट हो सकता है, फोलियज हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, या फिर वो फ्रूट्स हो सकते हैं। एरोमेटिक क्रॉप्स का मतलब होता है जो सुगंधित फसलें होती हैं। कौन सी, सुगंधित फसलें, जैसे अपनी मिंट की क्रॉप है
ये मिंट की क्रॉप किस में आती है? ये सुगंधित फसल एक तरीके की एरोमेटिक क्रॉप है। लेमन ग्रास है, ये भी एरोमेटिक क्रॉप है। तो इस तरीके की जो एरोमेटिक क्रॉप्स होती हैं वो सुगंध के लिए यूज करी जाती हैं। इनसे हम इत्र बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, अलग अलग तरीके के महकने वाले सब्सटेंसेस बनाते हैं एरोमेटिक क्रॉप से। आगे अपना आता है एले क्रॉप। एले क्रॉप का ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है। हम क्या करते हैं, जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री में कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें हम पेरेनियल लेग्यूम्स ट्री के साथ साथ श्रब, पेरेनियल लेग्यूम्स ट्री के या फिर श्रब के साथ साथ एरेबल क्रॉप का भी प्रोडक्शन करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने ट्री के साथ साथ क्रॉप को ग्रो कर लिया तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एले क्रॉप्स। ठीक, कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेगुमिनस क्रॉप है। ये एक रो मैंने एक तरफ यहाँ पर, एक तरफ यहाँ पर, और बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 रो आपकी किसकी लग गई? 6 रो लग गई आपकी मक्का की, और एक रो लग गई आपकी कोई लेगुमिनस क्रॉप की या फिर श्रब की क्रॉप। बोले तो अगर ट्री और क्रॉप को प्लांटेशन एक साथ करते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री में इसी को हम बोलते हैं एले क्रॉपिंग। ठीक, जो एले शब्द है, एले शब्द क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है बिल्कुल स्वीट पोटैटो और ब्लैक ग्राम, टर्मरिक और जिंजर इन द पासेस ऑफ यूकेलिप्टस और सुबबूल या कासिया। कासिया इंडिका, सुबबूल और यूकेलिप्टस, ये 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीच में आप हल्दी और इसके साथ साथ अदरक, काली मिर्च या फिर शकरकंद या फिर यहाँ पर देख सकते हो मक्का, ऐसी फसलों की आप बुआई कर सकते हो। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एले क्रॉप्स। अब इसमें ध्यान से समझना, इसमें एले क्रॉप कहेंगे किसको? इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे? इन दोनों तरीके के मेथड को हम एले क्रॉपिंग बोलते हैं, यानी कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को एले क्रॉप बोलते हैं। आगे है हमारा एवेन्यू क्रॉप। कुछ कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम फेंसिंग के और रोड के बगल में लगाते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल से समझो तो ये मेरा खेत है। ठीक, अब इस खेत में मैंने चारों तरफ क्या है, तारबंदी या फिर दीवार लगा रखी है। तारबंदी मान लो, तारबंदी कर रखी है। अब क्या करेंगे हम कि इस तारबंदी को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके किनारे किनारे कुछ पौधे लगा देंगे चारों तरफ से। ठीक, ये बाउंड्री के बिल्कुल सटे हुए चारों तरफ से कुछ पौधे लगा देंगे। दूसरा कंडीशन, मान लो ये हमारे पास एक सड़क है। अब सड़क के आसपास थोड़ी सी हमारी जमीन खाली पड़ी हुई है। इस जमीन पर हमने कुछ क्रॉप्स ग्रो कर दी, तो चाहे यहाँ पर जो हम किनारे पे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और चाहे यहाँ पर जो सड़क के किनारे या नहर के किनारे जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जो थोड़ी सी जमीन पड़ी होती है, पतली सी पट्टी सड़क के किनारे या नहर के किनारे, उसको हम वहां पर जो खेती करते हैं उस तरीके की खेती को हम क्या बोलते हैं? एवेन्यू क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप ग्रोन अलोंग फ्रॉम रोड एंड फेंस, फेंस के साइड में और रोड के साइड में जो भी बुआई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एवेन्यू क्रॉप बोलते हैं। जैसे अपना पिजन पी है जिसको हम क्या बोलते हैं? अरहर, और इसके साथ साथ ग्लैरिसीडिया सीसल जो होता है, ये भी एक तरीके का आपका एग्जाम्पल होता है एवेन्यू क्रॉप का। आगे बात करते हैं तो हमारा जो अगला है, अगला है हमारा बॉर्डर गार्ड क्रॉप। क्रॉप दैट प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम trespassing animal or restrict wind speed, mainly grown as border. Example safflower, thorny oil crop planted around a gram field. ध्यान से समझना, जब कई बार हम ऐसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा खेत है, इस खेत में हमने क्या कर रखा है? ग्राम की खेती कर रखी है, जिसको हम बोलते हैं चना, चने की खेती कर रखी है। अब अगर इस चने की खेती को मान लो कि हमको हाई स्पीड से बचाना है, हाई विंड स्पीड से बचाना है, आंधी आए तो आंधी से हमारे फसल को कम नुकसान हो, इसके साथ साथ हमको जानवरों से भी बचाना है, तो हम क्या करते हैं कि इसके बगल में हम कुछ ऐसी क्रॉप लगा देते हैं जो काफी ज्यादा क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं। तो उन क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर क्रॉप, या फिर उसको हम कह सकते हैं गार्ड क्रॉप। इसमें आपका एग्जाम्पल आता है करौंदा, हार्टिकल्चर की क्रॉप है, लेकिन इसके साथ साथ आपका सनफ्लावर आता है, आपका आरंडी आता है, और इसके साथ साथ अमरूद आता है। गुआवा की कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो शॉर्ट वेराइटीज हैं, ये सभी हम किस में लगा सकते हैं? बॉर्डर या फिर गार्ड क्रॉप के रूप में इन फसलों को हम लगा सकते हैं।
आगे अपना आता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में कैश का क्या मतलब होता है? कैश का मतलब होता है नकद। नकद का मतलब क्रॉप ग्रोन प्राइमरली फॉर डायरेक्ट सेल, इसको डायरेक्टली बेचने के लिए किया जाता है। ना तो ये लाइव स्टॉक फीडिंग के लिए काम आता है और ना फार्मर के अपने यूज के लिए आता है, यानी कि ना तो इसको हम जानवरों को खिलाएंगे और ना ही अपना यूज करेंगे, इसको हम बेचने के पर्पज से ही ज्यादातर उगाते हैं, तो उसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं। जैसे हमारे पास शुगर केन है, कॉटन है, जूट है, टोबैको है, तो ये सब जो क्रॉप्स होती हैं इनको हम क्या करते हैं, बेचने के लिए ही ग्रो करते हैं। ये जाता है कंपनी में, फिर वहां पर ये प्रोसेसिंग होती है इसकी, फिर आगे कपड़े बनते हैं, चीनी बनती है, गुड़ बनता है, बोरा बनता है, और तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, ये गुटखा बनता है। तो ये सभी क्रॉप्स कैसे कहलाती हैं? इन सभी क्रॉप्स को हम बोलते हैं कैश क्रॉप, जिनसे हमको कैश मिलता है। आगे है अपना नर्स क्रॉप। ट्री, श्रब्स या फिर अदर प्लांट्स, चाहे ट्री हो, चाहे श्रब्स हो, या फिर अदर प्लांट्स हो, जो कि इंट्रोड्यूस टू फोस्टर और नरिश अनदर क्रॉप बाय शेडिंग इट, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फ्रॉस्ट, आइसोलेशन और विंड, widely used for leguminous plants like alfalfa, clover, example sun hemp in sugarcane, ज्वार in cowpea and rye in pea। ध्यान से समझना, नर्स क्रॉप का क्या मतलब होता है? जैसे जब हमारा पौधा थोड़ा सा कैसा हो, वीक हो, स्टार्टिंग कंडीशन में, तो जैसे हम बीमार पड़ते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो नर्स हमारी देखभाल करती है, उसी तरीके से एक नर्स क्रॉप होती है। ये क्या करती है कि ये, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ये थोड़ा सा छांव प्रोवाइड करती है हमारी दूसरी फसल को। इसके साथ साथ जब थोड़ा फ्रॉस्ट वाली कंडीशन आती है, ज्यादा ठंडी वाली कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी ठंडी जब ज्यादा होती है तो उससे भी हमारी फसलों को बचाती है। आइसोलेशन का भी काम करती है, और बहुत तेज जब हवा आती है तो उससे भी बचाती है। तो इसको हम बोलते हैं नर्स क्रॉप। जब हम किसी चीज की नर्सरी ग्रो करते हैं, ठीक, जब हम नर्सरी ग्रो कर रहे होते हैं, तो नर्सरी ग्रो करने पर नर्सरी के चारों तरफ हम कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं कि जिससे जो हमारे नर्सरी के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो प्लांट हैं उनको सुरक्षा मिले। नहीं बहुत तेजी से धूप होगी तो पौधा खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। बहुत तेजी से हवा चलेगी तो पौधा टूट जाएगा, क्योंकि बहुत मुलायम सा होता है। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए नर्स क्रॉप हम ग्रो करते हैं। जैसे हमने काउपी की खेती कर रखी है, तो काउपी की खेती में हमने ज्वार लगा दिया, ठीक। इसके साथ साथ हमने मटर की खेती करी है, तो उसमें हमने राई लगा दिया। राई समझते हो? सरसों, सरसों होता है एक तरीके से, तेल निकाला जाता है इसका। हमने शुगर केन की खेती करी है, तो उसमें हमने सन हेम्प लगा दिया। तो इस तरीके की क्रॉप हम लगाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नर्स क्रॉप। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैच या फिर कॉन्टीजेंट क्रॉप। कैच का क्या मतलब होता है? पकड़ना। कैच क्रॉप का मतलब होता है पकड़ना। जैसे मान लो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने राइस की खेती कर रखी थी। किसकी खेती? हमने धान की खेती कर रखी थी। हमने क्या किया कि इसकी बुआई जो है वो जून और जुलाई के महीने में कर दी, लेकिन अगस्त के महीने में क्या आ गया? अगस्त के महीने में फ्लड आ गया। अब जब ये फ्लड आ जाएगा तो हमारी फसल को ये बर्बाद कर दिया। हमारी जो अगस्त वाली फसल थी ये बिल्कुल डूब गई। अब हमारे पास खरीफ सीजन के लिए कुछ महीने बचे हैं, जैसे सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है और नवंबर बचा है। नवंबर का मतलब 15 नवंबर तक हमारे पास टाइम होता है। तो अगस्त, मान लो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये हमारे पास 3 महीने का लगभग टाइम होता है। तो सीधे सीधे आप ऐसे समझो कि लगभग 80 से हमारे पास 90 दिन के, 80 से 90 दिन या कई बार 100 दिन का हमारे पास ये टाइम बच रहा है। अब क्योंकि अब बाढ़ की वजह से हमारी ये जो अगस्त में फसल थी राइस वाली, ये खराब हो गई। तो आने वाले 3 महीने तक जो 80-90 दिन हमारे बच रहे हैं, क्योंकि अब रबी सीजन में हम आगे चल के दूसरी क्रॉप लगाएंगे ना, बीच में तो कुछ लगाएंगे नहीं। तो यहीं पर आती है अपनी कैश क्रॉप या फिर कॉन्टीजेंट क्रॉप। कॉन्टीजेंट, इनका काम क्या होता है कि क्योंकि सितंबर के महीने में हमारी जो राइस की क्रॉप है अगस्त के महीने में वो फेल हो चुकी है, तो आने वाले समय पर हम कुछ ऐसी क्रॉप को ग्रो कर दें जो कि 80 से 90 दिन तक, यानी कि नवंबर में जब हमको गेहूं की बुआई करनी है उससे पहले पहले इसकी कटिंग हो जाए। तो कैश क्रॉप इन्हीं को कहते हैं, ठीक। कैश क्रॉप नहीं, इसको कैच क्रॉप बोलते हैं। कल्टीवेशन टू यूटिलाइज द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन द मेन क्रॉप हैज फेल्ड, एग्जाम्पल लेंसीड, तोरिया, उर्द, मूंग और काउपी। ये सभी जो क्रॉप्स हैं
ये कैश क्रॉप के तरीके से यूज किए जाते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती हैं। कैसी होती हैं? ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती हैं। लगभग 90 दिन के आसपास में ये तैयार हो जाती हैं, 80-90 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है, इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक, तो जो हमारा ये 3-4 महीने बचा था और धान की जो हमारी खराबी हुई थी, धान का जो हमारा लॉस हुआ था बाढ़ आ जाने की वजह से, इसको हम कवर कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में हम कैसे सकते हैं? अगस्त, जुलाई और अगस्त के महीने में ज्यादातर बाढ़ आती है। सितंबर में फिर धीरे 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 बाढ़ खत्म हो जाती है और हमारा खेत फिर से सूखने लगता है, तो वही सितंबर के महीने में हम लगा देंगे। तो इस तरीके की फसल को हम कैश क्रॉप बोलते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है कि मान लो कि हमने गेहूं की बुआई कर दी। ठीक, मान लो कि हमने वीट की बुआई कर दी। अब हमको सीड अच्छा नहीं मिला था, तो इसका जर्मिनेशन ही नहीं हुआ। अब सीड नहीं मिला, जर्मिनेशन नहीं हुआ, तो इस दिन में हमारा 10-15 दिन निकल गया। अब हम 10-15 दिन के लिए दोबारा या तो बुआई करें, तो दोबारा अगर गेहूं की बुआई करेंगे तो कर सकते हो तो कर लो, और अगर मान लो लेट हो गया है, नहीं बुआई कर सकते, तो हम कोई एक ऐसी फसल लगा देंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हो और हमको यील्ड दे दे। तो उस तरीके की क्रॉपिंग करने की को हम क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप बोलते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था राइस, और राइस के बाद आप कोई भी क्रॉप लगा सकते हो। जैसे राइस के बाद आप मूंग लगा सकते हो, काउपी उर्द लगा सकते हो, तोरिया लगा सकते हो। तो यहाँ पर कैश क्रॉप है कौन सी? राइस है या तोरिया है या उर्द है, मतलब जो आप लगा रहे हो। तो वहां पर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जो आप लगा रहे हो। ये मेन क्रॉप थी, ये तो फेल हो गई, तो आप जो दूसरी वाली क्रॉप लगा रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कैश क्रॉप। आगे है कंटूर क्रॉप। क्रॉप ग्रोन ऑन और अलोंग द कंटूर लाइन टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंटूर होता है, आपने देखा होगा कंटूर खेती, इस तरीके से सीढ़ी नुमा जो खेती होती है, तो यहाँ पर मिट्टी क्योंकि कट के ये वाली जो मिट्टी है वो बह जाएगी, यहाँ की इतनी जो मिट्टी है ये कट जाएगी। तो ये मिट्टी कटे ना, इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग या तो फिर आप कोई एक फिजिकल बैरियर लगा के कर सकते हो, और या तो फिर कुछ एक ऐसी क्रॉप लगा दो जो यहाँ पर ये वाली जो ये इतनी जो मिट्टी दिख रही है, यहाँ पर घास इकट्ठा हो जाए, ढेर सारी घास उग जाए, और थोड़ा सा यहाँ पर भी मेड़ ऐसे बना के इतनी जो पूरी जो मिट्टी है इस पे घास उगा दो। यहाँ मेड़ बनाओ और ऐसे घास उगा दो, तो मेड़ पर भी घास उगा दो और यहाँ पर भी घास उगा दो। बाकी ये जो अपना एरिया बच रहा है, ये वाला एरिया, इस पे आप खेती कर सकते हो। तो यहाँ की जब मिट्टी ढक जाएगी तो पानी डायरेक्ट इस पे पड़ेगा नहीं, तो सॉइल जो इरोजन होता है वो नहीं होगा। और यहाँ पर जब मेड़ बना रहेगा तो पानी बहेगा, और बहेगा तो ये ओवरफ्लो होके बहेगा, तो मिट्टी जो बहने की संभावना है, इरोजन जो होने की संभावना है, वो घट जाती है। इसी क्रॉप को हम बोलते हैं कंटूर क्रॉप। कंटूर क्रॉप में हमारा जो एक मार्बल ग्रास आती है, एक तरीके की ऐसी ग्रास होती है, आप यहाँ पर ध्यान देख पा रहे होंगे कि ऐसे ये ग्रो होती है, और जब ये ग्रो होती है तो वैसे ढेर सारे परफ्यूज ब्रांचिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल हो जाता है। तो ये पूरे के पूरे जो मिट्टी होती है उसको जकड़ लेती है, नीचे इसके अपस्थानिक जड़ होती है, नीचे से मिट्टी को जकड़े रहेगी इसकी जो जड़ है, और इसके साथ साथ ऊपर जो इसका ये फोलियज है, ये पानी को डायरेक्ट मिट्टी पर जाने से रोकता है, तो मिट्टी का कटाव रुक जाता है। तो कंटूर क्रॉप उसी को कहते हैं जो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ग्रो करी जाती हैं कंटूर कल्टीवेशन के समय पर। आगे है हमारा कवर क्रॉप। कवर से क्या मतलब होता है? ढकना। क्या होता है? ढकना। जब हम कोई एक ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं जो कि क्लोज ग्रोइंग होती है, प्राइमरली grown to improve and protect the soil from erosion through their ground covering foliage and or root mat between period of regular crop periods, example लोबिया, ग्राउंडनट, उर्द, स्वीट पोटैटो एंड मेथी। अब इसको ध्यान से समझना, कवर क्रॉप क्या होती है? कोई एक ऐसी क्रॉप जो ग्रो होती है तो मिट्टी को पूरी तरीके से ढक लेती है। जैसे मान लो कि मैंने मक्का का उदाहरण दिया, आप थोड़ा सा सोचो और सोच के बताओ कि मक्का कवर क्रॉप में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मक्का की क्रॉप जो होती है ये कवर क्रॉप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को ढकती नहीं है। जैसे मान लो मक्का की एक लाइन की सोइंग यहाँ हो रखी है, एक लाइन की सोइंग यहाँ हो रखी है, तो यहाँ की जो मिट्टी है ये मिट्टी बिल्कुल आपको ऐसे खुले आसमान के तले दिखती रहेगी। तो ये कैसी है? मक्का की जो क्रॉप है ये होती है, ये इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। इरोजन परमिटिंग क्रॉप, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इरोजन परमिटिंग क्रॉप कौन सी है? तो आपकी मक्का है जो मेज है वो इरोजन परमिटिंग क्रॉप। लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कवर क्रॉप की।
तो कवर क्रॉप क्या होती है कि ये मिट्टी को पूरी तरीके से ढक लेती है। अब मिट्टी को जब अच्छी तरीके से ये कवर कर लेगी, जैसे कि आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्राउंड नट जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूंगफली, लोबिया, उर्द, इसके साथ साथ शकरकंद, ये सभी क्रॉप कैसी होती हैं, ये बिल्कुल कवर क्रॉप होती है। जब इनको हम ग्रो करते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाती है। ठीक, आगे है हमारा कंप्लीमेंट्री। और जब ये कवर हो जाती है तो सॉइल इरोजन नहीं होता है, हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा जो मिट्टी बह के जानी थी वो मिट्टी बह के नहीं जाएगी। अगला है कंप्लीमेंट्री क्रॉप्स। बोथ मेन एंड इंटर क्रॉप बेनिफिट ईच अदर, जैसे ज्वार है और लोबिया है, ये दोनों एक दूसरे को फायदा करेंगे। कैसे? ज्वार का पौधा बड़ा सा होता है और लोबिया एक तरीके की लता है, रनर सकर होता है, सॉरी एक तरीके का ये लता वाली फसल है। तो अब लोबिया को ग्रो होने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत है, तो लोबिया को सपोर्ट मिल गया ज्वार का, ज्वार के पौधे का। और लोबिया क्योंकि एक लेगुमिनस क्रॉप है तो ये अपने रूट में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी। तो ज्वार को नाइट्रोजन मिल गया और लोबिया को सपोर्ट मिल गया, दोनों एक दूसरे की मदद कर दिए, तो हो गया ये कंप्लीमेंट्री क्रॉप। तो इसमें ज्वार लोबिया के लिए कंप्लीमेंट कर रहा है और लोबिया ज्वार के लिए कंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री क्रॉप हो गई। इनको दोनों को एक साथ बोने से दोनों को ही फायदा होता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट करते हैं। आगे है कंपटीटिव क्रॉप, इसका जस्ट उल्टा, बेनिफिशियल का जस्ट उल्टा, क्रॉप दैट compete with each other and are unsuitable for intercropping, जैसे टू सीरियल्स ग्रोन टूगेदर, जैसे मान लो कि दो सीरियल हमने एक साथ ग्रो कर दिया, पर्ल मिलेट ग्रो कर दिया और इसके साथ साथ हमने राइस ग्रो कर दिया, अब ये दोनों ही बंटा ढार कर देंगे। तो क्लोज जो ऐसी क्रॉप्स जो होती हैं जो आपस में कंपटीशन करती हैं, उन क्रॉप को कॉम्पिटिटिव क्रॉप बोलते हैं। और हम इस क्रॉप को, इस टाइप की क्रॉप को एक साथ लगाने से अवॉइड करते हैं। जैसे मान लो कि मटर में आपने चना बो दिया, वो भी एक तरीके का कॉम्पिटिटिव क्रॉप होती है। ठीक, तो इस तरीके की क्रॉप को हमको बोने से बचना चाहिए। एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या होता है? एग्जॉस्टिव क्रॉप, एग्जॉस्ट का क्या मतलब होता है, थक जाना, बहुत ज्यादा एनर्जी एक बार में लूज कर लेना। दीज क्रॉप्स लीव a field exhausted, depleted of nutrients after growing, जैसे सीरियल राइस, राइस की क्रॉप हो गई, कैबेज की क्रॉप हो गई, रूट क्रॉप्स हो गई, पोटैटो की क्रॉप हो गई, ये सभी एग्जॉस्टिव क्रॉप होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनको ग्रो करते हैं तो इनको ग्रो कर देने के बाद क्या होता है कि फील्ड की जो हमारा खेत होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की भारी कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन हो जाता है, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि ये जो क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, ये क्रॉप्स बहुत ढेर सारा न्यूट्रिएंट मिट्टी से अपने अंदर खींच लेते हैं, तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट कम बचता है दूसरी क्रॉप के लिए। तो जिन क्रॉप्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है उनको एग्जॉस्टिव क्रॉप्स बोलते हैं। अगला है हमारा एनर्जी क्रॉप्स। प्लांट ग्रो एज ए लो कॉस्ट लो मेंटेनेंस हार्वेस्ट यूज टू मेक बायोफ्यूल या फिर डायरेक्टली एक्सप्लॉइटेड फॉर देयर एनर्जी कंटेंट, जैसे शुगर कैन है, पोटैटो है, मेज है और टेपियोका है। ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी एनर्जी क्रॉप्स होते हैं। जैसे आपका शुगर कैन है, ये ग्रोन एज लो कॉस्ट लो मेंटेनेंस हार्वेस्ट यूज टू मेक बायोफ्यूल, इनको काटने के बाद हमको बायोफ्यूल मिलता है। जैसे आपका मक्का है, तो मक्का का जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो जैसे जब मक्का के दाने हम निकाल लेते हैं तो मक्का का जो बचता है वो वाला पार्ट वो जलाने में यूज हो जाता है। मक्का का जो पूरा स्टेम है वो जलाने में यूज हो जाता है। इसके साथ साथ शुगर केन है, शुगर केन भी, शुगर केन का जो उसका वो जो निकलता है, इसका जो शुगर केन से जब वो क्या करते हैं, नाम इसका नहीं याद आ रहा है मुझे एग्जैक्ट इस समय, हाँ बेगास बोलते हैं, बेगास। शुगर केन का बेगास होता है, यानी कि जिसको हम खोई बोलते हैं। जब उसका रस निकाल लेते हैं गन्ने का, तो गन्ने का रस निकलने के बाद जो बचता है उसको खोई कहा जाता है, तो वो जलाने का उपयोग किया जाता है। फिर टेपियोका है, पोटैटो है, इन सभी एक एनर्जी क्रॉप के तरीके से यूज किया जाता है। अगला है फॉलिंग क्रॉप्स। क्रॉप दोज कल्चरल प्रैक्टिसेस अलाउ
इंटेंसिव वीड इन्फेस्टेशन, ध्यान से समझना, ऐसी क्रॉप्स जिनको अगर हम ग्रो करते हैं तो हमारे खेत में बहुत ढेर सारे खरपतवार निकलने की संभावना रहती है, और इनको कंट्रोल करने के लिए हमको एक इंटेंसिव वीड इन्फेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम बोलते हैं फॉलिंग क्रॉप्स। जैसे कि अगर हम राइस की खेती कर रहे हैं और डायरेक्ट सीडेड यानी कि बिना नर्सरी के, जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं, उस तरीके से अगर हमने राइस की बुआई करके फसल ली है तो उस खेत में बहुत ढेर सारे खरपतवार निकलेंगे। उनको रोकने के लिए हमको एक इंटेंसिव वीड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप की क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? फॉलिंग क्रॉप बोलते हैं। आगे बात करते हैं। हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो है ले क्रॉप। ले क्रॉप क्या होता है? जब कोई एक ऐसी क्रॉप या क्रॉप का कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको हम ग्रो करते हैं केवल चारागाह के लिए और बाद में उसको हार्वेस्टिंग करते हैं जिससे जानवरों को खिलाया जा सके, उसको हम बोलते हैं ले क्रॉप। जैसे मस्टर्ड को, और हमने मस्टर्ड के साथ साथ हमने किसको बुआई कर दी? मस्टर्ड के साथ साथ हमने बरसीन की बुआई कर दी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सरसों है और सरसों के साथ साथ बरसीन की बुआई करी गई है। तो ये स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर आके जानवर चरते हैं, एक चारागाह हो जाता है, और बाद में फिर इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो हार्वेस्ट करके लेके जाते हैं, फिर अपने लाइव स्टॉक को खिलाते हैं। ठीक, यानी कि जो एक बार हम बांध के खिलाते हैं गौशाला के अंदर, उस तरीके से भी कर सकते हैं, और चारागाह का तो ये काम कर ही रहा है। तो इस टाइप के क्रॉप या इस टाइप के क्रॉप कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ले क्रॉप बोलते हैं। आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आप ये हमें बताओ कि जो हमारा चेरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेरी। चेरी क्या ले क्रॉप के अंदर आएगा? सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं आएगा चेरी। चेरी को हम सोरघम बोलते हैं। तो सोरघम जो है ये हमारा ले क्रॉप में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो ले क्रॉप है इसको हम चराने के लिए बोते हैं, चारागाह के लिए। तो चरी को चारागाह में कभी नहीं बोया जा सकता, इस वजह से चरी भी इसमें नहीं आएगा। अपनी जई आती है, ठीक, रबी के सीजन में जई की बुआई करते हैं, तो जई एक ले क्रॉप के अंतर्गत आ सकती है। अपना आगे आता है आर्गुमेंट क्रॉप। इसको ध्यान से देखना, ले क्रॉप में भी आपको एग्जाम्पल बरसीन और मस्टर्ड का मिल रहा है, और आपको आर्गुमेंट क्रॉप में भी बरसीन और जापानी मस्टर्ड का एग्जाम्पल मिल रहा है। तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। केवल पर्सपेक्टिव का अंतर होता है दोनों में, ले क्रॉप में और आर्गुमेंट क्रॉप में। ले क्रॉप में हम चराने के लिए बोते हैं, और आर्गुमेंट क्रॉप में हम, क्योंकि पहली क्रॉप जो कटिंग करते हैं उस समय यील्ड हमारी कम होती है, इस वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए हम दूसरी क्रॉप लगा लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने बरसीन की खेती कर रखी है, ठीक, बरसीन की खेती कर रखी है, और इस बरसीन को हम क्या करेंगे? अपने लाइव स्टॉक, अपने जानवरों को खिलाएंगे। अब क्योंकि इसकी जो पहली क्रॉप कटिंग होती है बरसीन की, तो बरसीन की हाइट बहुत कम होती है, तो चारा बहुत कम मिल पाता है। तो पहली कटाई में चारा कम मिलेगा तो हमारे जानवरों के लिए दिक्कत होगी। तो क्योंकि पहली कटाई में यील्ड कम हो रही है, इसकी वजह से पहली कटाई में यील्ड को बढ़ाने के लिए कोई एक दूसरी क्रॉप बरसीन के साथ बोई जाती है। उसमें आपका आता है मस्टर्ड। सरसों को क्या करते हैं? बरसीन के साथ बुआई कर देते हैं। बरसीन और सरसों दोनों को जब एक साथ बुआई कर देते हैं तो ये दोनों ग्रो होती हैं। तो स्टार्टिंग में क्योंकि बरसीन के जो मस्टर्ड होते हैं, मस्टर्ड के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत तेजी से ग्रो हो जाता है, तो स्टार्टिंग के कंडीशन में जो हमारी बरसीम है उसकी यील्ड बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? बरसीम की यील्ड नहीं बढ़ती है, हमारे चारे की यील्ड बढ़ जाती है। अगर केवल हम बरसीम काट के चारा बनाते तो कम चारा बनता, लेकिन सरसों भी मिला दिया उसमें तो ज्यादा हो गया, और एक ही बार काटने के बाद जो मस्टर्ड हो दोबारा ग्रो नहीं होगा, और दोबारा जो बरसीम ग्रो होगी वो इतनी ज्यादा ग्रो होगी कि वो हमारे लिए पर्याप्त यील्ड प्रोवाइड कर देगी। तो स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा हमको यील्ड बढ़ाने के लिए मेन क्रॉप में डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट क्रॉप्स। अब बरसीम में हम, बरसीम और मस्टर्ड की अगर हमने बुआई करी है तो इसमें आर्गुमेंट क्रॉप है कौन सी? सोचिए और सोच के बताइए। आपकी जो आर्गुमेंट क्रॉप होगी वो मस्टर्ड होगी, ठीक, क्योंकि हमने बरसीम में मस्टर्ड बोई थी। तो यहाँ पर ले क्रॉप में भी वही आ रहा था और यहाँ भी वही आ रहा था। लेकिन ले क्रॉप में चाहे कोई एक अकेले क्रॉप बो दो, अगर बरसीन भी लगाएंगे तो भी आपकी ले क्रॉप में आएगी।
लोबिया लगाएंगे तो भी आपका उसी में आएगा। इसके साथ साथ सनी ढैंचा लगाएंगे तो ये भी आपका ले क्रॉप में आता है। मतलब ऐसे क्रॉप जिनको जानवर चर सकते हैं, जिनको जानवर खा सकते हैं, चारागाह के तरीके से यूज किया जा सकता है, वो सभी ले क्रॉप में आती हैं। उसमें बरसीन भी आ सकता है, लेकिन चरी को चारागाह में हम नहीं उगा सकते, तो इस वजह से वो नहीं आएगा। आगे आता है मेडिसिनल प्लांट। जितने भी ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ जिनकी कुछ औषधि गुण होते हैं, कुछ प्लांट्स में औषधीय गुण होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, या फिर ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, या कुछ अदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है, जिनको कॉमर्शियली मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है, उनको मेडिसिनल क्रॉप बोलते हैं। जैसे अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, सफेद मूसली है, खौंच बीज है, इस तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं वो मेडिसिनल क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। आगे हमारा है मल्च क्रॉप। क्रॉप ग्रोन टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग, जैसे काउपी। आप ध्यान से देखना यहाँ पर कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक कवर क्रॉप, ठीक। यहाँ पर कवर क्रॉप में आपको ग्राउंड नट, लोबिया, मेथी ये सब मिला था ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मल्च क्रॉप। यहाँ पर आपको काउपी बोल रहा है, लोबिया मिल रहा है। मल्च क्रॉप और कवर क्रॉप में केवल इतना अंतर है कि कवर क्रॉप जो होती है वो हमारी मिट्टी को ढक लेती है। जो मल्च क्रॉप होती है ये भी हमारी मिट्टी को ढकती है, ये भी ग्राउंड को कवर करने का काम करती है। लेकिन जो कवर क्रॉप होती है वो हम केवल इसलिए कर रहे हैं, हमारा जो ग्रो करने का ये तरीका होता है, हमारे दिमाग में होता है कि इरोजन ना होने पाए। और मल्च क्रॉप को ग्रो करने का होता है कि सॉइल मॉइस्चर रुक जाए। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का डेफिनेशन में आपको एक चीज दिखेगा। जो आपका कवर क्रॉप है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करना मेन काम है, ठीक। और इसके साथ साथ जो दूसरा जो अपना ये मल्च क्रॉप है, इसमें सॉइल मॉइस्चर था, ठीक। वहां पर क्या था, वहां पर आपको मिल रहा था कवर क्रॉप में सॉइल को इरोजन से रोकने का काम था। और यहाँ पर मिट्टी के अंदर मॉइस्चर को रोकने का काम है, ठीक। वहां इरोजन रोकने का काम था, यहाँ मिट्टी के अंदर का मॉइस्चर रोकने का काम है। तो इसको हम मल्च क्रॉप बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, इस वजह से मैंने आप दोनों को ये चीज बता दी। ले क्रॉप और ऑगमेंट क्रॉप में भी काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो मैंने उसको भी एक साथ में ही बता दिया। आगे आता है अपना पैरा या फिर उटेरा क्रॉप। The seed of succeeding crop, lentil, gram, pea, lathyrus, berseem, linseed are sown broadcast 10 to 15 days before harvesting of rice crop. These save time and money and utilize residual fertility is common in both upland and lowland rice cultivation. देखो ध्यान से समझना। आपने एक शब्द सुना होगा रिले क्रॉपिंग। ये रिले क्रॉपिंग में जिस क्रॉप को ग्रो करते हैं, रिले क्रॉपिंग वाली जो क्रॉप होती है उसी को हम बोलते हैं। रिले क्रॉपिंग वाली जो क्रॉप्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग वाली क्रॉप्स को हम पैरा या उटेरा क्रॉप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका धान लगा हुआ था, ठीक। मान लेते हैं, वैसे लगा तो यहाँ पर गेहूं है, लेकिन मान लेते हैं कि धान लगा हुआ था क्योंकि एग्जाम्पल धान का है। अब धान की जो क्रॉप कटिंग है 10 से 15 दिन बाद हमको करनी है। हमने डिसाइड कर लिया कि 10 से 15 दिन में धान की क्रॉप कटिंग होने लगेगी। उससे जस्ट पहले, क्रॉप कटिंग से जस्ट पहले जो बीच में, धान के बीच में जो जगह होती है, वहां पर हमने क्या कर दिया, बरसीम की बुआई कर दी। अब बरसीम की बुआई हो गई है तो बरसीम लगभग 10 से 15 दिन तो इसको ग्रो होने में लग जाएगा। उसके बाद इसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो हमको क्या मिल गया, एक तो धान मिल गया और दूसरा फिर हमको बरसीम का पौधा तुरंत तैयार मिल गया। तो हमारे पास अगर टाइम कम है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये बिल्कुल रिले क्रॉपिंग का जो एग्जांपल है, रिले टाइप का क्रॉपिंग सिस्टम जैसे आप पढ़ोगे ढेर सारे, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, तो मोनोक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इस तरीके मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, इस तरीके की जो रटून क्रॉपिंग, इस तरीके की जो आप क्रॉपिंग पढ़ते हो तो उसमें रिले क्रॉपिंग पढ़ते हो। तो रिले क्रॉपिंग में जिस क्रॉप को लगाते हैं उसको पैरा या उटेरा क्रॉप बोलते हैं। जैसे इसमें पैरा या उटेरा क्रॉप किसको कहा जाएगा, इसमें आपका जो बरसीम की बुआई की गई है उसको हम पैरा या उटेरा क्रॉप बोलेंगे। आगे है पेयर्ड रो क्रॉप। जनरली द थर्ड रो ऑफ ए क्रॉप इज रिमूव और
क्रॉप आर ग्रोन इन पेयर्ड रो विथ द थर्ड रो स्किप टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर इन ड्राई लैंड एरिया। ध्यान से समझ, ये मैंने मान लो लाइन बना दी, ठीक, इसको ध्यान से समझते जाना। हमने क्या बना दिया, बराबर दूरी के यहाँ पर लाइन बना दी। अब इसको ध्यान से समझना, हर तीसरी रो को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया। अब आप ध्यान से देख रहे होगे कि जितने भी आपको दिख रहा है ये पेयर्ड रो में दिख रहा है, मतलब एक एक रो में दो दो पौधे आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से पेयर्ड रो दिख रहा है ना। अरे यार ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ना, ध्यान से देखो यार, दिख रहा होगा, देखो साफ साफ। यहाँ पर दो क्रॉप आपको दिख रही है, यहाँ पर दो रो दिख रही है, यहाँ दो रो दिख रही है, यहाँ दो रो, एक ही क्रॉप की दो दो रो दिख रही है और बीच में एक रो क्योंकि हमने स्किप कर दिया तो हमको ये नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों करते हैं, जब हमारे पास पानी की उपलब्धता कम होती है, ड्राई लैंड एरिया में पानी नहीं है हमारे पास ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके की कल्टीवेशन करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों क्रॉप के बीच में हम पानी दे देंगे, तो हमारा जो इतना ढेर सारा ये जो जगह है ये बच गया, इसमें हमको पानी देना नहीं पड़ा। तो इन दोनों क्रॉप के बीच में यहाँ पर पानी दे दिया, इन दोनों क्रॉप के बीच में यहाँ पर पानी दे दिया और यहाँ पर पानी दे दिया, यहाँ पर पानी दे दिया। तो पेयर्ड रो जो क्रॉपिंग होती है, इसमें जो होता है वो फरो सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज किया जाता है, नाली विधि से जो सिंचाई करते हैं वो वाला सिस्टम इसमें यूज किया जाता है। अगला है रेस्टोरेटिव क्रॉप्स, क्रॉप दैट हेल्प टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसको बोलते हैं रेस्टोरेटिव क्रॉप, जो कि एग्जॉस्टिव क्रॉप होती है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये एग्जॉस्टिव क्रॉप, जब हम एक बार एग्जॉस्टिव क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं उसके बाद हमको रिस्टोरेटिव क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जॉस्टिव क्रॉप होती है वो मिट्टी से इतना न्यूट्रिएंट ले लेती है कि अगली फसल के लिए न्यूट्रिएंट पौधे को, मतलब मिट्टी में ज्यादा होता नहीं है। तो इसलिए हम रिस्टोरेटिव क्रॉप ग्रो करते हैं। इनकी दो खासियत होती है, एक तो इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है, दूसरी क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको फिक्स करते हैं, तो इस वजह से इसको एक तरीके के रेस्टोरेटिव क्रॉप बोला जाता है। ये लेगुमिनस जो हमारी दाल वाली फसलें होती हैं जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की भारी कमी हो गई थी वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके की क्रॉप को हम रिस्टोरेटिव क्रॉप भी बोलते हैं। आगे हमारा आता है साइलेज क्रॉप। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग जैसे ही स्टार्ट हो रही होती है उसी टाइम पर उसकी कटिंग कर लेते हैं और उसको चारा बना लेते हैं, काटते हैं और काटने के बाद उसकी कुटिंग कर लेते हैं, मतलब जो चारा काटने वाली मशीन होती है उससे काट लेते हैं और काट के फिर इसको गड्ढे में दबा के रख देते हैं। ऐसे दबाएंगे बिल्कुल एयर टाइट, ऐसे दबा देंगे कि उसमें बिल्कुल हवा ना रह जाए। तो जब हम इस तरह की क्रॉप को लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं साइलेज क्रॉप। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कॉर्न है, लेग्यूम है, ग्रासेस है, मेज है, काउपी है या ज्वार है। ये जैसे ही अपने किस पे आएंगे, जैसे ये फ्लावरिंग की कंडीशन पर आते हैं, मैक्सिमम वेजिटेशन जब इनका हो चुका होता है, मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ जब ये प्राप्त कर चुके होते हैं, उस समय पर इन क्रॉप को क्या करेंगे, उस समय पर इस क्रॉप को काट लेंगे और काट लेने के बाद इसका चारा बनाएंगे और चारा बना के किसी एक ऐसी एयर टाइट जगह में दबा के भरते हैं। ठीक, ऐसे नहीं कि ऐसे लेके जाके रख दिया और फिर उसको बंद कर दिए, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें हवा रहेगा तो फर्मेंट हो जाएगा, ज्यादा फर्मेंट हो जाएगा, सड़ जाएगा। हमको उसको दबा देना, बहुत कंप्रेस कर करके रखना है। कंप्रेस करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसी और भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो जो बहुत ज्यादा कायदे से कंप्रेस कर दे, ऐसा कंप्रेस कर दे कि उसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना रह जाए, मतलब उसके अंदर का जो पानी होता है ना, चारे के अंदर का जो पानी वो निकल जाए, इतना तेज उसको दबाओ। तो इसको जब इस तरीके से दबा के रख दिया जाता है तो ये लगभग 4 से 6 महीने के आसपास तक ये बिल्कुल सुरक्षित बना रहता है। इसको जब हमें खिलाना होता है तो गड्ढे में से निकालेंगे और जानवरों को खिलाते रहते हैं। तो जो हमारा ऑफ सीजन होता है, यानी कि जो मई जून का टाइम होता है, जिस सीजन में हरा चारा मिलना मुश्किल होता है, उस कंडीशन में साइलेज खिलाया जाता है। साइलेज को पशुओं का अचार भी बोलते हैं। इसमें जो चारा होता है उसके अंदर थोड़ा सा फर्मेंटेशन होता है, जैसे हम लोग जब अचार बनाते हैं या सिरका बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा फर्मेंटेशन हुआ रहता है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, जानवरों का अचार भी कहा जाता है।
अब ध्यान से समझना, इसमें फर्मेंटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन हो रहा है, बिल्कुल सड़ जा रहा है। थोड़ा सा फर्मेंटेशन होगा जिससे कि इसका जो पीएच है वो 6 के आसपास हो जाएगा, यानी कि स्लाइटली एसिडिक हो जाता है जो हमारा चारा है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तब तो गड़बड़ है, तब तो अगर जानवर खाएंगे तो उनको गैस वाली बीमारी हो जाएगी। तो अगर ज्यादा पीएच घट जा रहा है तो इसका मतलब हमने प्रॉपरली इसको स्टोर करके रखा नहीं है, और ज्यादा होने का तो मतलब ही नहीं है, पीएच घटेगा ही, पीएच बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि 8 हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ज्यादातर घटता है। तो जब हम साइलेज क्रॉप बनाते हैं तो हमको ये जरूर ध्यान रखना होता है कि पीएच घटने ना पाए, क्योंकि पीएच ही एक इंडिकेटर होता है कि हमारा जो साइलेज है वो किस क्वालिटी का है। 6 के आसपास का पीएच वाला जो साइलेज होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, और जिसका पीएच 4 पहुंच जाता है वो पुअर क्वालिटी का साइलेज हो जाता है। अगला है स्मूदर क्रॉप, स्पेशलाइज्ड कवर क्रॉप व्हिच एबिलिटी टू सप्रेस वीड। एक ऐसी कवर क्रॉप जिसके अंदर खरपतवार को कवर करने की, खरपतवार को रोकने की या उनको दबा देने की कैपेबिलिटी हो, क्योंकि वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और उनका जो फोलियज है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जब तक कि खरपतवार ग्रो होता है उससे पहले ही ये ग्रो हो जा रहे हैं और दूसरे क्रॉप को ग्रो होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो उनको कवर क्रॉप बोलते हैं। एक तो मैंने बताया कवर क्रॉप, जो क्या करते हैं, इरोजन को रोक देते हैं। ठीक, ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, टाइम लगेगा, समझ जाओगे अच्छे से। एक तो मैंने बता दिया कवर क्रॉप, ये क्या कर देते हैं, ये जो सॉइल का इरोजन होता है उसको रोक देते हैं। ठीक, दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था, जस्ट सेकंड, एक तो कवर क्रॉप बोला था, एक स्मूदर क्रॉप बोला था, और एक दूसरी मैंने बोला था मल्च क्रॉप। कवर क्रॉप, हाँ देखो, कवर क्रॉप, मल्च क्रॉप और स्मूदर क्रॉप। स्मूदर क्रॉप, कवर क्रॉप जो है ये क्या करेगा, ये सॉइल जो इरोजन है उसको रोक देगा। ठीक, मल्च क्रॉप जो है ये सॉइल का जो मॉइस्चर है इसको रोकेगा। ठीक, सॉइल मॉइस्चर नहीं जाने पाए। और जो स्मूदर क्रॉप है ये क्या कर देगा, ये हमारी वीड को रोक देगा, वीड की जो ग्रोथ है, वीड की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये तीन चीजें अलग अलग करते हैं। बाकी वेजिटेटिव नेचर इन तीनों का एक ही जैसा होता है, ये मिट्टी को ढक देती हैं, ये मिट्टी को तीनों ढकती हैं। मल्च क्रॉप भी ढक देती है, कवर क्रॉप भी ढक देती है, स्मूदर क्रॉप भी ढक देती है। जैसे आपको बकवीट दिख रहा है, मस्टर्ड दिख रहा है, काउपी और उर्द दिख रहा है, ये सभी ढक देती हैं। लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग में, ये जो स्मूदर क्रॉप होती है स्टार्टिंग में बहुत तेजी से ग्रो होती हैं, इसीलिए इसको जो मस्टर्ड है इसको सरसों के साथ भी मिलाया जाता है। तो ये जो सरसों है इसलिए इसको बरसीम के साथ भी मिलाया जाता है। तो अपना ये जो क्विक ग्रोथ है इसकी वजह से ये खरपतवार को उगने का टाइम ही नहीं देते हैं। अगला है स्टिमुलेंट्स क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो ह्यूमन बॉडी को थोड़ा सा उत्तेजित करती हैं, जैसे तंबाकू है और पॉपी है, ओफियम जिसको अफीम बोलते हैं। अफीम का पौधा है और तंबाकू का पौधा है, भांग का पौधा है, ये सभी स्टिमुलेंट क्रॉप्स होती हैं। सप्लीमेंट्री क्रॉप, क्रॉप दैट आर नाइदर कम्पिटिटिव नॉर कम्प्लीमेंट्री। दो क्रॉप मैंने पढ़ाया था, एक तो कम्प्लीमेंट्री था, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल थे, एक तो कम्पिटिटिव था, दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल थे, और एक है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में ना तो दोनों एक दूसरे का नुकसान करते हैं और ना ही फायदा करते हैं, जिसमें मेज और कुकुर बिटाते हैं। ये दोनों ना एक दूसरे का फायदा करेंगे और ना ही एक दूसरे का नुकसान करेंगे, तो इनको भी एक साथ हम लगा सकते हैं। तो ये होता है अपना सप्लीमेंट्री। अब अपन आगे पढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्रॉप है वो है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप का क्या मतलब होता है, फंसाना। क्या होता है, फंसाना। ऐसी क्रॉप जो दूसरी चीजों को फंसा लेती हैं, जैसे क्रॉप ग्रोन टू प्रोटेक्ट मेन कैश क्रॉप फ्रॉम स्पेसिफिक पेस्ट बाय अट्रैक्टिंग देम, दीज आर प्लांटेड कंप्लीटली सराउंडेड द मेन कैश क्रॉप। ध्यान से समझना, हमने यहाँ पर एक क्रॉप ग्रो कर रखी है, ध्यान से समझना कैसे ग्रो कर रखी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक क्रॉप ग्रो कर रखी है। अब इस क्रॉप में मान लो कि हमने क्या ग्रो कर रखा है, यहाँ पर हमने ग्रो कर रखा है कॉटन। अब कॉटन में पिंक वॉलवर्म लगेगा,
या और भी अलग अलग तरीके के इंसेक्ट लगते हैं कॉटन के पौधे में। तो हमने क्या किया कि इस कॉटन के पौधे के आसपास में बीच में थोड़ा थोड़ा हमने क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा हमने ओकरा लगा दिया, बोले तो भिंडी लगा दी। ठीक, कपास के खेत में थोड़ी थोड़ी सी भिंडी लगा दी। अब क्या होगा कि जब कोई इंसेक्ट आएगा तो कपास को नहीं खाएगा और भिंडी को खाएगा, तो जो कपास का पौधा है ये सुरक्षित हमारा बच जाता है। ठीक, जैसे आप खाना खाने बैठे हो और चावल की कमी है, तो पहले आप रोटी खाओगे, तो चावल को लाने में ही देर कर दिया जाएगा, आपको रोटी ही खिलाया जाएगा। आप बाद में जब चावल पाओगे तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक आपका पेट ही भर जाएगा। यही काम है कि इंसेक्ट आया, बहुत भूखा हुआ है, इसको सबसे पहले भिंडी खिलाओ, ये इतना भिंडी खा लेगा, फिर कॉटन को ये खा ही नहीं पाएगा, तो हमारी जो कॉटन की जो मेन फसल है वो बच जाएगी। अगला है ट्रक क्रॉप। ट्रक क्रॉप में ट्रक आ रहा है, ट्रक का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम आ रहा है। जब हम एक या एक से अधिक वेजिटेबल क्रॉप को बहुत ही लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, जिससे कि हम उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर, अलग जो मार्केट है वहां पर भेज सकें एक ट्रक की मदद से, तो उसको हम ट्रक क्रॉप बोलते हैं। जैसे टमाटर है हमारा, आलू है, लिट्यूस है, मिलन्स है, बीट है, ब्रोकली है, सेलरी है, रेडिश, ऑनियन, कैबेज, स्ट्रॉबेरी, ये सभी ऐसी क्रॉप्स होती हैं। इनको लंबे लार्ज स्केल में ग्रो करो, इतने लार्ज स्केल में ग्रो करो कि जब इनको एक बार हार्वेस्ट करो तो आपको इतना माल तैयार हो जाए कि बिल्कुल ये एक ट्रक भर जाए, एक डीसीएम भर जाए, एक पिकअप भर जाए, इतना करो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रक क्रॉप। इनको भी बेचने का ही मेन पर्पज होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट मार्केट में तुरंत ही बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ले जाके बेचना होता है। अगला अपना जो क्लासिफिकेशन है, स्पेशल टाइप वाला तो हो गया, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है अपना, जो अगला क्लासिफिकेशन है, जस्ट ए सेकेंड, वो है मेथड एंड वाटर, कल्टीवेशन मेथड एंड वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्रॉप को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है रेनफेड क्रॉप, दूसरी है इरिगेटेड क्रॉप। रेनफेड क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जहां पर बरसात कम होती है और इरिगेशन की व्यवस्था ज्यादा नहीं हो पाती। जहां पर हमारे पास इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं उनको रेनफेड क्रॉप बोलते हैं। ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है, बहुत कम मतलब कम होती है। इरिगेटेड क्रॉप ऐसी क्रॉप ये ऐसी क्रॉप होती हैं जिनको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा चिली है, शुगर केन है, बनाना है, पपाया है। अगर हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो इस तरीके की क्रॉप को हम ग्रो नहीं कर सकते। इसमें अपनी राइस की क्रॉप है, ये भी है, इसके साथ साथ अपना जो वीट की क्रॉप है ये भी इसी के अंदर ही आता है। अगर हमारे पास इरिगेशन की सुविधा नहीं है तो हम राइस और वीट की क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते, तो इसी वजह से इनको इरिगेटेड क्रॉप बोलते हैं। तो अगला है हमारा जो, वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रूट सिस्टम। पौधे के अंदर जो रूट सिस्टम पाया जाता है उसके हिसाब से पौधे को कितने भागों में बांटा गया है। दो तरीके के पौधे होते हैं, एक तो होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है एडवांटिटियस, बोले तो फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम ये होता है, इसमें एक मेन जड़ होती है और उसके बाद इस तरीके के सेकेंडरी जड़ और टर्सरी जड़ निकली होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारा जो गाजर है, आम का पौधा है, अमरूद का पौधा, जो बड़े बड़े पौधे हैं वो, इसके साथ साथ हमारा जो मूली है, ठीक, सलजम है, चुकंदर है, इनके अंदर कैसा पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। आप लोगों ने इंटर में बॉटनी में ये सब चीजें पढ़ी होंगी। अगला है फाइब्रस रूट, जिसको एडवांटिटियस रूट सिस्टम होता है। इसमें ढेर सारी पतली पतली रूट्स होती हैं जिनको हम पता नहीं कर पाते कि कौन सी इसमें मेन रूट है। जैसे इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट पाई जाती है, लेकिन फाइब्रस रूट में आपको इस तरीके की चीजें नहीं मिलती। फाइब्रस रूट में हम नहीं जान पाते कि प्राइमरी रूट कौन सी है, सेकेंडरी और टर्सरी रूट कौन सी है। तो ये क्या होती है, ये एडवांटिटियस रूट्स होती हैं। एडवांटिटियस रूट्स किसमें पाई जाती हैं, जो हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जैसे गेहूं है, जितने भी सीरियल की क्रॉप है सबके अंदर एडवांटिटियस रूट्स पाई जाती हैं। टैप रूट हमारा तुअर है, ग्रेप है, कॉटन है, ग्राम है, इसके साथ जितने भी दाल वाली फसलें हैं इनके अंदर भी, लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं इनके अंदर भी सब में टैप रूट सिस्टम ही पाया जाता है। तो ये आ रही है आपका टैप रूट सिस्टम। आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आज के लिए केवल इतना ही, आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता रहूंगा। इसके साथ साथ हमारा जो पेड कोर्स है उसको खरीदने के लिए आप यहाँ पर दिया गया जो वीडियो है, इस वीडियो को देख के आप कोर्स जरूर परचेज कर लो। आपको बिल्कुल इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आप मास्टर हो जाओगे, आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको एक वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को आप पढ़ के अपने नॉलेज को और भी अच्छे से बढ़ा सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।